नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो हर एक करंट अफेयर्स को डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और इसके बाद जो है मैं कुछ एमसीक्यूज भी यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहला है कि ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। ये न्यूज़ तो आपको मिल चुकी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ काफ़ी फैल चुके हैं बहुत तेज़ी से। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं इनके बारे में जानने के लिए जिन्हें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। तो इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इनकी जो डेथ हुई है वो 96 ईयर्स के एज पे हुई है, यानी कि ये 100 पूरा करने में मात्र 4 साल पीछे रह गई है। और अगर हम देखें तो ब्रिटिश के शासन में सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन करने वाली ये महारानी है, यानी कि ब्रिटेन में इनसे पहले किसी ने भी इतने वर्ष तक ब्रिटेन में शासन नहीं किया है। यानी इन्होंने जो ब्रिटेन में शासन किया है उसमें टोटल 70 ईयर्स का जो है इनका शासन काल है। यानी ये जो है बहुत ही कम एज में महारानी बन गई थी, और जिसके कारण जो है इन्होंने इतने साल तक ब्रिटेन के महारानी के रूप में अपने पद को संभाला हुआ था। और यही नहीं, सिर्फ ब्रिटेन की ही नहीं बल्कि अगर पूरी दुनिया में शासन के मामले में इतिहास में देखें तो सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक शासन करने वाले में जो शामिल है वो है फ्रांस के लुइस 14। और इनके बाद यानी कि ये सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क है हिस्ट्री में जिन्होंने इतने लंबे वक्त तक शासन किया था। और फ्रांस के लुइस 14 जिन्होंने अभी इतिहास में अगर इनकी बात कर ले तो इन्होंने सबसे लंबी अवधि तक जो है शासन किया हुआ है। और इनके शासन का जो काल रहा है टोटल वो 72 ईयर्स और 110 डेज का रहा है। और इनका जो शासन काल रहा है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वो 70 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स 110 डेज जो है ये इनसे पीछे हो गई है। और अगर हम इनके थ्रोन की बात करें कि कब इन्हें महारानी का मुकुट पहनाया गया था तो वो साल था 1952। ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि इसी से आपके सवाल ऐसे ही बनते हैं कि आप तो ये जानते हो कि ये ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन आखिर ये महारानी बनी कब थी, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कब बनी थी? 1952 में। और अभी कुछ साल पहले यानी कि अगर हम 7 ईयर्स पहले की बात कर ले तो इन्होंने अपने परदादी जिनका नाम था क्वीन विक्टोरिया, इनके शासन को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। यानी इनसे पहले जो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक शासन करने वाली महारानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। और इन्होंने जो टोटल ब्रिटेन में शासन किया था वो 63 ईयर्स 7 मंथ्स और 2 डेज 16 आवर्स एंड 23 मिनट्स। और इनके जो शासन रहे हैं, यानी इन्होंने जो महारानी के पद पे अपने पद पे बनी रही हैं, उनके पद को यानी उनके कार्यकाल को भी पीछे छोड़ते हुए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय आगे निकल गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि हमारे देश के होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने फिर से एक बार इतिहास रच दिया है। इनके चर्चे तो बहुत हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो 2021 और 2022 में जो कारनामे किए हैं और जो देश को उपलब्धि दिलाई है उन्हें भूले नहीं बुलाया जा सकता। तो चलिए इनकी उपलब्धि के बारे में चर्चा करते हैं। तो नीरज चोपड़ा अभी हाल ही में भारत देश के ऐसे एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने डायमंड लीग फाइनल का खिताब अपने नाम कर लिया है। यानी इन्होंने इस फाइनल लीग में जो अपना बेस्ट थ्रो फेंका है वो 88.44 मीटर का फेंका है। ये आप जो है थ्रो याद रखिएगा। इन्हें इसी थ्रो के लिए इस चैंपियनशिप का खिताब से नवाजा गया है। और इस चैंपियनशिप को जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसको जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी भी है। और जो दूसरे स्थान पे इस चैंपियनशिप में रहे हैं वो चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी हैं और ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, और इनका नाम है जैकब वाइटलेज। इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, और जो इनका बेस्ट थ्रो था वो 86.94 मीटर था। और जो थर्ड नंबर पे इस चैंपियनशिप में रहे हैं वो जर्मनी के खिलाड़ी जूलियन वेबर रहे हैं, और जो इनका थ्रो इन्होंने जो सबसे बेस्ट फेंका है वो 83.73 मीटर का फेंका है। तो दोस्तों
इन सब खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ते हुए हमारे देश के होनहार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और अब इनके नाम जो टोटल अगर हम गोल्ड मेडल की बात कर ले या अगर किसी चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये ओलंपिक के तो चैंपियन बन ही चुके थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है। और इसके बाद अभी जो इन्होंने नया कीर्तिमान रचा है वो डायमंड लीग चैंपियनशिप के खिताब जीतने के रूप में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत को HDI इंडेक्स 2021 में 132 रैंक मिला है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो है रिपोर्ट निकाल दी गई है। और इस रिपोर्ट में जो भारत का रैंक मिला है वो 132, थोड़ी सी पीछे हो गए हैं भारत इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में कोविड के कारण। लेकिन जिस तरह से हमारा देश डेवलप कर रहा है उससे यही उम्मीद हम लगा सकते हैं कि हम जल्द ही इस इंडेक्स में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो भारत को जो UNDP के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया है उसमें 130 रैंक मिला है। और ये जो टोटल इंडेक्स यानी कि टोटल कंट्रीज के जो इंडेक्स तैयार किए गए हैं उसमें 191 कंट्रीज शामिल किए गए हैं। और ये 191 कंट्रीज में भारत को 132वां स्थान मिला है। अब हम अपने थोड़ी सी पड़ोसी मुल्क के बात कर ले, जैसे श्रीलंका, तो इस इंडेक्स में इनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर रहा है। चाइना का 79th जो है इसको रैंक मिला है और श्रीलंका को 73rd मिला है। और बांग्लादेश को 129 रैंक मिला है और भूटान को 127 रैंक मिला है। यानी कि इस इंडेक्स में हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो हमसे बेहतर कर गए हैं। अब हम अगर इस इंडेक्स में टॉप जो है रैंक की बात कर ले कि किन्हें टॉप रैंक मिला है, तो पिछले बार की तरह स्विट्जरलैंड भी इस इंडेक्स में टॉप रैंक पे बने हुए हैं। और उसके बाद है नॉर्वे और आइलैंड। और सबसे नीचे की जो रैंकिंग इस इंडेक्स में दी गई है वो साउथ सूडान, चाड और नाइजीरिया कंट्री जैसे को दी गई है। अब बात आती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि इसी के आंकड़े पे हम जो है अपने देश के डेवलपमेंट, अपने देश के जितने भी व्यक्ति है पर्सन, उसके डेवलपमेंट को आंकते हैं। तो इंडिया में अगर हम बात कर ले पिछले वर्ष में कि पिछले साल जो है यानी 2020 की रैंकिंग की बात कर ले तो इंडिया का इस रैंकिंग में जो स्थान था वो 131 था। एक स्थान इस बार फिसल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर से जो है आगे बढ़ जाएगा। अब अगर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट निकाला जाता है तो इसमें 3 की डायमेंशंस होते हैं जिसके आधार पे ये रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। पहला होता है कि कितना आपके देश में लॉन्ग और हेल्दी लाइफ है। दूसरा होता है कि एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कितने इजीनेस तरीके से आपके देश के जो आपके पॉपुलेशन है वो एजुकेशन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और तीसरा होता है कि कितना डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ के लोगों का। इसी के आधार पे हर साल UNDP के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज ये है कि भारत की पहली नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म यानी कि मालगाड़ी प्लेटफॉर्म का लॉन्चिंग कर दिया गया है। और इसका नाम क्या है इसके बारे में थोड़े जानते हैं। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है भारत के पहले नेशनल इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म का, वो हमारे देश के थिंक टैंक नीति आयोग और इनके साथ वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और इसका जो नाम दिया गया है वो ई-फास्ट इंडिया दिया गया है। ई-फास्ट का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सीलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। और इसी नाम से जो है ये प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरी तरह इलेक्ट्रीफाइड प्लेटफॉर्म है और बेसिकली इसे मालगाड़ी के लिए बनाया गया है। और अगर हम बात कर ले तो इसे इसलिए बनाया गया है कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है कि हर एक रेलवे जोन को जो है इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा, उसके अवेयरनेस के लिए इसे तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत की सबसे लार्जेस्ट रबर डैम का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। और ये कहाँ है और किस नदी पे बनाया गया है इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारत की जो सबसे लार्जेस्ट रबर डैम की जो निर्माण किया गया है वो गया में किया गया। गया कहाँ है? बिहार में है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो फल्गु रिवर के ऊपर किया गया है। और इसके साथ जो है एक स्टील ब्रिज का भी निर्माण किया गया है। और इस स्टील ब्रिज को भी फल्गु रिवर
के ऊपर ही निर्माण किया गया है। कहां पर? गया में जो विष्णुपद टेम्पल है उसके नजदीक किया गया है। और इसकी जो इनॉग्रेशन की गई है वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा की गई है। और इस डैम को बनाने में जो कुल खर्च हुए हैं वो 324 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। और गया की अगर यहाँ बात हो रही है तो गया को लैंड ऑफ सैल्वेशन भी बोला जाता है, यानी मोक्ष की धरती भी बोला जाता है। यानी लोग यहाँ जो है अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे हर साल पिंडदान करने आते हैं और भारी मात्रा में यहाँ पे पॉपुलेशन होती है, तो उनको सुविधा देने के लिए ये इस ब्रिज का जो है निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है कि एक राज्य में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम जिसका नाम छाता, इस योजना की शुरुआत की गई है। अब हम जानते हैं कि किस राज्य में इस योजना की शुरुआत की गई है और इसको बेसिकली जो है लॉन्च करने के पीछे का कारण क्या है। तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है यानी इसकी जो शुरुआत की गई है वो उड़ीसा राज्य में की गई है। और इस योजना का नाम छाता इसलिए पड़ा है क्योंकि इस योजना को अगर हम इसके जो है कंप्लीट फॉर्म देखें तो इसका मतलब है कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वीफर। यानी कि जो रेन जब होते हैं, बारिश होते हैं, तो उस वाटर को जो है टेरेस से डायरेक्ट जो है ग्राउंड में सप्लाई करने का ये एक जो है प्रोसेस तैयार किया गया है। और इससे क्या होंगे कि रेन वाटर जो है उसे सेव किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा और इससे क्या होंगे कि हमारे जो ग्राउंड वाटर के जो डिप्लीशन हो रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, उसमें सुधार होगा। और इसी पर्पज से जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा इस स्कीम को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और इसको जो है बेसिकली अभी जैसा कि मैंने बताया कि ग्राउंड वाटर को इम्प्रूव करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो उड़ीसा राज्य के जितने भी पब्लिक बिल्डिंग्स है और जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग्स है उन सब जगहों पे ऐसे मैकेनिज्म को इन सब बिल्डिंगों में यूज किया जा रहा है। और इस योजना को जो उड़ीसा राज्य में लागू किया गया है वो 5 वर्ष के लिए लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि मिस अर्थ इंडिया 2022 के विनर का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसकी विनर कौन है और किन्होंने इसे ताज पहनाया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी जो मिस अर्थ इंडिया 2022 की विनर है उनका नाम है वंशिका परमार और ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। और इनको जिन्होंने ताज पहनाया है वो मिस अर्थ इंडिया 2021 की विनर रश्मि माधुरी जी ने इन्हें ताज पहनाया है, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहे होंगे। और इनके अलावा मानसी चौरसिया जी ने मिस ग्लोबल इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और मिस अर्थ और मिस ग्लोबल की विनर जो है अब ग्लोबल स्टेज पे अपने देश को जो है 90 देशों के बीच में रिप्रेजेंट करेंगी। यानी कि इस एक जो है ग्लोबल लेवल पे एक आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जो भारत की रिप्रेजेंट होंगी वो मिस अर्थ और मिस ग्लोबल यानी कि मानसी चौरसिया और वंशिका परमार होंगी। और अगर हम अपने जो है भारत देश में अगर फर्स्ट मिस यूनिवर्स की बात कर ले कि कौन बनी थी भारत की पहली मिस यूनिवर्स, तो वो थी सुष्मिता सेन और 1994 में ये चुनी गई थी। और फर्स्ट मिस वर्ल्ड जो बनी थी भारत की वो रीता फारिया थी, ये 1966 में इन्होंने ताज जीता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक नए इंडियन एयरफोर्स बेस का जो है लद्दाख में इसे अप्रूव कर दिया गया है कि अब एक नया IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स बेस लद्दाख में बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं। और इसे जो अप्रूव किया गया है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा किया गया है। और इस कमेटी को जो लीड कर रहे थे वो हमारे देश के इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी लीड कर रहे थे। इन्होंने अप्रूवल दी है कि अब जो है लद्दाख में एक और इंडियन एयरफोर्स की बेस कैंप तैयार की जाएगी। और इसके लिए जो एरिया का जो मेजरमेंट किया गया है कि कितने हेक्टेयर में इसे बनाया जाएगा, तो 500 हेक्टेयर में यानी कि इसे तैयार किया जाएगा। और ये जो एयरफोर्स बेस बन रहे हैं ये लद्दाख के चांगथांग सेंचुरी एरिया में बन रहे हैं। और लद्दाख जैसा कि आपको पता है कि इसे कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है क्योंकि
इस एरिया में बनने के पीछे का कारण यही है कि ये जो इंडियन एयरफोर्स का बेस बन रहा है ये LAC के बहुत ही नज़दीक बन रहा है। यानी LAC मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत पास में इसे बनाया जा रहा है, ताकि इससे हमारे इंडियन एयरफोर्स की मजबूती जो है और जो है निखर कर आएगी। और अगर हम अपने पूरे भारत में एयरफोर्स बेस की बात कर ले तो अभी तक जो हमारे भारत में टोटल एयरफोर्स बेस की संख्या है वो ओवरऑल 60 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि मंगोलिया के राष्ट्रपति ने एक घोड़े को जो है गिफ्ट किया है। और किसे गिफ्ट किया है और इस घोड़े का नाम तेजस क्यों रखा गया है और किन्होंने इसका नाम तेजस रखा है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक घोड़ा गिफ्ट किया है और इस घोड़े का नाम तेजस रखा गया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अभी हाल ही में जो है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के विजिट पे थे, यानी कि दौरे पे थे। और ये मंगोलिया के दौरे पे जाने वाले हमारे देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इन्हें जो मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा एक घोड़ा गिफ्ट किया गया है और इन्होंने जो है यानी कि राजनाथ सिंह ने इस घोड़े का जो नाम रखा है वो तेजस रखा है। और आपको पता है कि तेजस जो है हमारे इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है, इसी के नाम पे इस घोड़े का नाम इन्होंने रखा है। और इनसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी 2015 में मंगोलिया गए थे और उस समय वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें भी एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था और उन्होंने जो उस घोड़ा का नाम रखा था वो कंथका रखा था। इस नाम को भी आप याद रखिएगा। एक्चुअली में मंगोलिया जो है इन दोनों यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के रक्षा मंत्री को घोड़ा ही क्यों गिफ्ट किया है, इसके पीछे का कारण यही है कि मंगोलिया को लैंड ऑफ हॉर्सेस बोला जाता है। यानी कि वहाँ पे जो घोड़ों की संख्या है वो और देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि मंगोलिया की जितनी पॉपुलेशन है उसकी 75% की पॉपुलेशन वहाँ घोड़ों की संख्या है, यानी कि जनसंख्या है। तो इसीलिए मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को घोड़ा गिफ्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज़ ये है कि भोजपुरी के फोक डांसर रामचंद्र माझी जी का निधन हो गया है। इनके बारे में जानते हैं और इनके उपलब्धि के बारे में भी जानते हैं। तो ये भोजपुरी के फोक डांस जिसे नाच बोला जाता है इसको ये बढ़ावा देने का काम करते थे, यानी कि इस डांस को ये परफॉर्म करते थे। और बेसिकली ये जो डांस है इस डांस के जो सबसेट है लौंडा नाच, इस नाच को जो है इस नाच को परफॉर्म करने वाले ये आखिरी कलाकार थे। यानी कि इस नाच के जो मंडली थी उसके जो हेड थे भिखारी ठाकुर, उनका भी निधन हो गया है। और ये जो है रामचंद्र माझी ये इस मंडली के आखिरी डांसर थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्हें इनके आर्ट के लिए, कला के लिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था और साल था 2017। और इसके साथ इन्हें हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा भी पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था पिछले साल यानी कि 2021 में। तो इन्होंने जो है बिहार के एक जो है फोक डांस को ये काफ़ी बढ़ावा देने का कार्य किया था और इसी कारण जो है ये हमारे एक फेमस पर्सनालिटी में जो है गिने चुने पर्सनालिटी में इनका नाम आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अब इस पे हम कुछ MCQs पे चर्चा कर लेते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। उन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया? और इन्होंने जो शासन किया ब्रिटेन पे वो 70 वर्षों तक, जैसा कि मैंने अभी बताया है। और सबसे ज़्यादा शासन करने वाले कौन थे? तो ये फ्रांस के लुइस 14 थे। UNDP के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक यानी भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो 2021 की सूची में जो स्थान है वो 132 यानी कि 132 है। और तीसरा हमारा सवाल है कि देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के सबसे बड़े रबर बांध का जो उद्घाटन किया गया है वो बिहार के गया में किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स जिसपे मैंने आपके साथ डिस्कशन किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसी पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें
और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। धन्यवाद।